हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे फ्रैक्चर्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। फ्रैक्चर की डेफिनेशन है ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बोन। जब बोन का जो अलाइनमेंट है या बोन की जो लीनियर पोजीशन है उसमें ब्रेक आता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको हम फ्रैक्चर बोलेंगे। सारी इमेजेस में आप देख रहे हो कि किसी न किसी तरीके से जो बोन की कंटिन्यूटी है, जो बोन का अलाइनमेंट है, वो डिस्टर्ब हो गया है, वो ब्रेक हो गया है। इसकी वजह से उसे फ्रैक्चर कहा गया है। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है? तो सबसे पहला जो कॉज है डायरेक्ट ब्लोज, देन क्रशिंग फोर्सेस, सडन ट्विस्टिंग मोशंस, एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शंस। डायरेक्ट ब्लोज जनरली जो कोई किसी भी किस्म का जो ट्रॉमा रहेगा या फिर कुछ असॉल्ट होता है, तो उसमें जब डायरेक्ट जो आपको इंजरी आके लगेगी, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं। क्रशिंग फोर्सेस मींस जनरली जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं उसके अंदर, या फिर कहीं ज़्यादा ज़ोर से गिर जाने की वजह से जो आपको इंजरीज आती है, उसको क्रशिंग फोर्सेस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। और उसके बाद है सडन ट्विस्टिंग मोशंस। जनरली खेलते खेलते जब आउटस्ट्रेचिंग हैंड पर आप गिरते हो, या फिर किसी वजह से कोई आपका हाथ मरोड़ दे, तो इस टाइप के जो ट्विस्टिंग मोशंस है, इसकी वजह से भी फ्रैक्चर्स पॉसिबल है। और एक्सट्रीम मसल कॉन्ट्रैक्शंस, कंटिन्यूस बार बार एक ही जगह पर गिरने की वजह से जब मसल को कंटिन्यूस इंजरी होती है सेम पोजीशन पर, तो उसकी वजह से मसल में सीवियर टाइप का कॉन्ट्रैक्शन आता है, और उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो बोन को खींच लेता है, क्योंकि बोन का जो फिक्सेशन है वो मसल्स के साथ होता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी फ्रैक्चर्स होते हैं। ये चार टाइप के कॉजेशंस है। बोन के जो फ्रैक्चर्स जो है उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से उसको डिवाइड किया हुआ है बोन को। अगर इटियोलॉजी के हिसाब से देखें तो बोन के फ्रैक्चर के तीन टाइप्स हो सकते हैं: ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स और स्ट्रेस फ्रैक्चर। ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स बोले तो किसी भी किस्म का ट्रॉमा रहेगा, असॉल्ट रहेगा, एक्सीडेंट रहेगा, तो उसमें जो ट्रॉमा होगा उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होंगे, दैट इज ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स मीन्स कुछ बॉडी के अंदर ऐसे कोमॉर्बिडिटीज या ऐसी डिजीजेज हो जिसकी वजह से बोन की जो पोरोसिटी है वो अगर कम हो जाती है, कैल्शियम डिप्लेशन हो, या फिर कुछ ऐसे क्रोनिक डिजीजेज, स्पाइना बाइफिडा हो, या जनरली जो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी बोन की जो बोन को बहुत ज़्यादा पोरस हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसकी वजह से थोड़े बहुत मूवमेंट से भी फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसे फ्रैक्चर्स को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स बोले हुए हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर जो हमने कॉज में देखे, कंटिन्यूस एक ही पॉइंट पर अगर बार बार इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होकर फ्रैक्चर होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो दो टाइप के हो सकते हैं: अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर और डिस्प्लेस फ्रैक्चर। जो अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है उसके अंदर जो बोनी फ्रेगमेंट्स है वो एक दूसरे के पास में रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, उसको अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर बोलेंगे। जो डिस्प्लेस फ्रैक्चर होते हैं उसके अंदर जो बोनी फ्रेगमेंट्स है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रैक्चर होने के बाद अगर बोन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर कांटेक्ट में आती है, तो उसकी वजह से उसको अपन दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: एक तो ओपन फ्रैक्चर्स और एक क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर्स बोले तो बोन फ्रैक्चर तो होंगी, लेकिन जो स्किन और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो रप्चर होकर बोन बाहर नहीं आती है, बॉडी के अंदर इंटैक्ट होती है। इसकी वजह से जो बाहर का एनवायरनमेंट से बोन एक्सपोज नहीं होता है। बट ओपन फ्रैक्चर के अंदर फ्रैक्चर इतना सीवियर टाइप का होता है कि बोन जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है और जो स्किन होता है उसको रप्चर करके बाहर आ जाता है, और वुंड डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो वुंड से और फ्रैक्चर से एक्सपोज हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फ्रैक्चर्स को: सिंपल फ्रैक्चर्स और कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर मीन्स बोन्स में अगर सिर्फ एक ही फ्रैक्चर हो, या सिंपल टाइप का फ्रैक्चर हो, सिर्फ लीनियर फ्रैक्चर हो या ऑब्लिक फ्रैक्चर हो, और बोन फ्रेगमेंट जो है वो सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हो, तो उसको हम सिंपल फ्रैक्चर बोलेंगे। बट ऐसे टाइप के फ्रैक्चर्स जिसके अंदर बोन के फ्रेगमेंट्स दो या दो से ज़्यादा में डिवाइड अगर हो जाए, दो से ज़्यादा में, और जो बोनी फ्रेगमेंट्स अगर वो माइन्यूट माइन्यूट अगर पार्टिकल्स में भी अगर फ्रैक्चर हो जाते हैं, ब्रेक होते हैं, तो उसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलेंगे। ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बोला हुआ है कि जो सिंपल फ्रैक्चर्स है उनका ट्रीटमेंट
जो है और उनका जो फ्रैक्चर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वो अलग रहेगा और सिंपल रहेगा। इजीली बोनी फ्रैगमेंट्स रिड्यूस करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो कंपाउंड फ्रैक्चर है उसमें, कंपाउंड फ्रैक्चर्स में जनरली ओपन टाइप का फ्रैक्चर भी हो सकता है, या फिर जो बोनी फ्रैगमेंट्स है उसमें से जो ऐसे पार्टिकल्स है जो जुड़ नहीं सकते हैं तो उनको निकाल के रख है, उसको निकाल लेना, उनको एक तरीके से डिब्राइडमेंट, फिर बोनी सारे जो बोनी फ्रैगमेंट्स है छोटे छोटे उनको प्रॉपर अलाइन करना, और प्रॉपर अलाइन करने के बाद उनको फिक्स करना। तो ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी डिफिकल्ट जाता है, इसके हिसाब से इसका डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद है कि एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से देखा जाए या किस पैटर्न का अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। उसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जिसमें जो फ्रैक्चर लाइन है, फ्रैक्चर लाइन जो है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में है, स्ट्रेट है, इसकी वजह से उसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोला हुआ है। जो फ्रैक्चर लाइन अगर ऑब्लिक पोजीशन में रहेंगी तो उसको ऑब्लिक फ्रैक्चर बोला हुआ है। अगर बोन फ्रैक्चर होने के बाद डिसलोकेशन अगर ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर ज़्यादा होता है, और जो एक फ्रेगमेंट पोजीशन में रहता है दूसरा फ्रेगमेंट अगर थोड़ा ट्विस्ट हो जाता है तो वो स्पाइरल पोजीशन में जाएगा, तो उसको स्पाइरल फ्रैक्चर बोला हुआ है। कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर मीन्स ऐसा फ्रैक्चर जिसमें जो बोन फ्रेगमेंट है वो दो से ज़्यादा में अगर डिवाइड होता है, फ्रैक्चर ब्रेक होता है, तो उसको हम कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर बोलेंगे। बट कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर के अंदर जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, और मतलब स्मॉल टू मेजर कैसे भी पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो सकते हैं। उसी के कंपेयर में सेगमेंटल फ्रैक्चर जो है इसके अंदर भी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट जो है वो मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स में रहेगा, लेकिन इसमें जो फ्रेगमेंट्स है वो थोड़े लीनियर या वो थोड़ा अच्छे आकार में रहेंगे। लेकिन कॉम्बिन्यूटेड के अंदर बारीक बारीक आकार होते हैं और इरेगुलर शेप होते हैं। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी, अब किस हिसाब से फ्रैक्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा का नेचर हमने देखे कि किस टाइप का ट्रॉमा हो सकता। ट्रॉमा होने के बाद जो मसल्स है उसमें स्पाजम आएगा, मसल में स्पाजम आने की वजह से मसल्स में पुलिंग होती है, मसल में पुलिंग होने की वजह से जो बोन का प्रॉक्सिमल पार्ट है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में रहता है। जनरली डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टल पार्ट होता है बोन का उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है फ्रैक्चर होने के बाद। ट्रॉमा होने की वजह से मसल में तो स्पाजम आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ जो बोनी पार्ट होता है, बोनी पार्ट पर भी थोड़ी इंजुरी होती है। तो मसल की पुलिंग होने की वजह से बोन भी खींचा जाता है, उसकी वजह से जो बोन्स का जो पेरिस्टियम पार्ट है, जो कैपिलरीज है वो डिस्टर्ब होते हैं, वो ब्रेक होते हैं और फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर होने के बाद फिर फ्रैक्चर के साइड पे हेमाटोमा होता है, फिर वहाँ पे स्वेलिंग आती है, और हेमाटोमा होने के स्वेलिंग आएंगी, पेन रहेगा। अगर सीवियर टाइप का फ्रैक्चर है तो उसमें फंक्शन ये आगे उसके सिम्टम्स रहते हैं। सबसे बेसिक सिम्टम फ्रैक्चर होने के बाद वहाँ पर पेन रहेगा, पेन होने के बाद स्वेलिंग रहेंगी बेसिकली। अब पेन और स्वेलिंग तो कॉमन है, मैक्सिमम हर फ्रैक्चर में पेन तो रहेगा ही। उसके बाद कुछ फ्रैक्चर्स में स्वेलिंग नहीं भी रह सकती, लेकिन मैक्सिमम फ्रैक्चर्स में स्वेलिंग रहेंगी। बट अब फ्रैक्चर जो है वो कितने लेवल का है, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना ज़्यादा है, उसकी वजह से जो जो फ्रैक्चर पार्ट है उसमें थोड़ी डिफॉर्मिटी आ जाती है। बोन का जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो चेंज हो जाता है, उसके अलाइनमेंट बिगड़ जाते हैं, उसकी वजह से हमको डिफॉर्मिटी देखने में आती है। बोन में अगर फ्रैक्चर जो फ्रैक्चर बोन्स है वो एक दूसरे पे इम्पैक्ट होते हैं या ओवर राइडिंग होते हैं तो उसकी वजह से जो फ्रैक्चर पार्ट है उसमें शॉर्टनिंग देखने में आता है। जो नॉर्मली जो बोन की साइज है उस बोन की साइज में थोड़ी शॉर्टनिंग आ जाती है, क्योंकि बोन एक दूसरे पे ओवर राइड करते हैं या इम्पैक्ट होकर वो एक दूसरे में चले जाते हैं। उसके बाद अगर सीवियर टाइप का फ्रैक्चर रहेगा तो अगर वहाँ पर जो नर्व सप्लाई है उस नर्व सप्लाई को अगर इंजरी होती है, वो नर्व सप्लाई अगर डैमेज होता है तो लॉस ऑफ फंक्शन भी देखने में आता है। कम्युनिटेड टाइप के जो फ्रैक्चर्स होते हैं जिसमें जो फ्रैक्चर पार्टिकल्स है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्रेपिटस टाइप का हमको साउंड सुनने में आता है, ये एक सिम्टम रहेगा। और जनरली जब ट्रॉमा होता है तो फ्रैक्चर जब हो रहा है बोनी लेवल तक की आपको इंजरी हो रही है तो डेफिनेटली जो स्किन और सबक्यूटेनियस लेवल है वहाँ पे भी इंजरी रहेंगी, उसकी वजह से जो लोकलाइज कैपिलरीज है वो रप्चर हो जाएंगी, तो उसकी वजह से ब्रूसेस टाइप के डिस्कलरेशन भी हमको देखने को मिलेंगे। ये सारे सिम्टम्स फ्रैक्चर के साइड पर
देखने को मिल सकते हैं। फ्रैक्चर्स को हम कैसे डायग्नोस करेंगे? फ्रैक्चर को डायग्नोस करने के लिए बेसिकली सबसे पहले तो हमको हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री से ही हमको समझ में आ जाता है कि फ्रैक्चर हो सकता नहीं है, कि पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है तो किस टाइप का ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा का जो फोर्स है वो कैसा है, उस उस लेवल के ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो सकता है, नहीं हो सकता है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आरटीए के केसेस रहते हैं, असॉल्ट के केसेस रहते हैं, असॉल्ट किस टाइप से हुआ है, हाथ हाथ में झगड़ा होने की वजह से असॉल्ट हुआ है और हाथ की मुक्का मार वगैरह हुआ है तो समझ में आता है। कुछ अगर ऐसा ब्लंट ऑब्जेक्ट्स का अगर यूज़ हुआ है, लाठी बोलिए या फिर कुछ ऐसे लोहे की रॉड बोलिए, तो उसकी वजह से भी हमको समझ में आता है कि फ्रैक्चर। और इसी टाइप पर से हिस्ट्री पर हमको ये भी समझ में आएगा कि अगर फ्रैक्चर हुआ है तो किस टाइप का फ्रैक्चर हो सकता, सिर्फ सिंपल क्रैक रहेगा या फिर कम्युनिकेटेड टाइप का फ्रैक्चर रहेगा। उसके बाद स्पर्श, फिजिकल एग्जामिनेशन, हम जो फ्रैक्चर साइट है उसको एग्जामिन करके भी हम समझ सकते हैं। फ्रैक्चर की एग्जामिन करने के बाद हमको समझ में आएगा कि बोनी पार्ट जो है वो सिर्फ क्रैक है, कि वो कम्युनिकेटेड टाइप फ्रैक्चर हुआ है, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स में फ्रैक्चर हुए हैं, ब्रेक हुए हैं, या फिर दो ही पार्टिकल है उसकी वजह से हमको क्रीपेटस साउंड सुनने में आएगा, या बोन के अंदर थोड़ी मूवमेंट देखने में आएंगी, या ट्विस्टिंग समझ में आएगा हमको। उसके बाद ये क्लिनिकल लेवल पर ही हम फ्रैक्चर को, मोस्ट ऑफ द फ्रैक्चर्स हम 80 टू 70 टू 80% जो फ्रैक्चर्स हैं हम वो सिर्फ डिटेल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन से ही डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए भी हमको एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रैक्चर्स होते हैं, अगर वो ग्रॉस लेवल पर अगर फ्रैक्चर हुआ और डिस्प्लेसमेंट अगर ग्रॉस लेवल पर हुआ तो हमको एक्सरे के अंदर ही समझ में आ जाता है। बट कभी कभार कुछ ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जिनके साथ साथ बोनी इंजरी होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो फ्रैक्चर पार्ट होता है वो ओवरलैपिंग की वजह से, बोन की ओवरलैपिंग की वजह से, कभी कभार मसल्स इतने थिक होते हैं उसकी ओवरलैपिंग की वजह से हमको एक्सरे के अंदर उसकी जो फ्रैक्चर्स है वो समझ में नहीं आते हैं। तो उसके लिए हमको सीटी स्कैन करना होता है। सीटी स्कैन के अंदर हमको इस लेवल का एक्सरे, इस लेवल के फ्रैक्चर समझ में आ जाते हैं। कभी कभार कुछ इतने माइन्यूट लेवल के फ्रैक्चर्स होते हैं कि जो सीटी स्कैन में भी हम कैच नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमारे को एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है। एमआरआई के अंदर हम हर टाइप का फ्रैक्चर लोकेट कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई बोनी इंजरी, कोई मस्कुलर इंजरी हुई हो या कोई नर्व इंजरी हुई हो तो भी हम एमआरआई के अंदर उस चीज़ को कैच कर सकते हैं। इस इमेज के ज़रिए आपको सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट करना है कि एक्सरे और एमआरआई का एक्सटेंट क्या है और दोनों में कितना डिफरेंस पड़ता है। कि एक्सरे करने से, अभी आपको एक बनाना का इमेज दिख रहा होगा कि एक्सरे से हम बनाना का सिर्फ आउटर कवरिंग निकल सकता है और उसका सिर्फ हम बनाना का अंदर का जो पार्ट है वो देख पा रहे हैं। सीटी स्कैन के अंदर उससे और थोड़ा क्लियर विजुअलाइजेशन हमको मिल रहा है और एमआरआई के अंदर एकदम डीप लेवल का हम उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को से हम फ्रैक्चर को डायग्नोस कर सकते हैं। फ्रैक्चर हीलिंग, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फ्रैक्चर होने के बाद फ्रैक्चर हीलिंग के पीछे क्या बेसिक कंसेप्ट है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हील होता है। तो बेसिकली जनरली जो वुंड हीलिंग का कंसेप्ट है उसी टाइप का कंसेप्ट फ्रैक्चर हीलिंग में भी है। जब फ्रैक्चर होता है तो जो कैपिलरीज है वो भी डिस्टर्ब होती है, वो रप्चर हो जाती है, बोनी फ्रेगमेंट ब्रेक हो जाते हैं, उसकी वजह से कैपिलरीज का ब्लड एक्सकेवेट होकर लोकलाइज हेमाटोमा बनता है। अब लोकलाइज हेमाटोमा बनने की वजह से ब्लड है, ब्लड का है तो ब्लड में हेमोपोएटिक सेल्स होते हैं जो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करते हैं, और उसके साथ साथ ब्लड के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। साइटोकाइंस जो है वो एक टाइप का प्रोटीन है जो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। तो इस तरीके से हेमोपोएटिक सेल्स और ये जो प्लेटलेट्स और मैक्रोफेजेस है ये साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं। उसके साथ साथ फिर जब ये चीज़ें रिलीज होती है तो बॉडी के अंदर से फाइब्रोब्लास्ट और मेसेनकाइमल सेल्स जो है वो फ्रैक्चर साइट पर माइग्रेट करते हैं, वहाँ पर आते हैं और उसकी वजह से ग्रैन्युलर टिश्यू फॉर्म होना शुरू होता है। ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनने के बाद जो बोन के ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उनका प्रोलिफरेशन शुरू होता है, वो प्रोलिफरेट होते हैं और सॉफ्ट कैलस बनाते हैं। सॉफ्ट कैलस, अगर बोन अनडिस्प्लेस है, सिर्फ क्रैक आया है, तो सिर्फ सॉफ्ट कैलस बनाने के बाद ही बोन में हीलिंग हो जाती है। लेकिन अगर ये जो
बोन का जो दोनों फ्रेगमेंट है वो अगर दोनों अनडिस्प्ले से ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट हो तो पहले सॉफ्ट कैलस बनता है। सॉफ्ट कैलस बनने के बाद फिर जो बोन के ऑसिफिकेशन सेंटर है उसको वो हार्ड कैलस में कन्वर्ट करते हैं। हार्ड कैलस में कन्वर्ट होने के बाद कोलेजन फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से बोन हील होती है। ये बोन हीलिंग का बेसिक कंसेप्ट। के बाद फ्रैक्चर मैनेजमेंट है। फ्रैक्चर मैनेजमेंट के बाद कॉम्प्लिकेशन। फ्रैक्चर मैनेजमेंट काफ़ी लंबा टॉपिक है और उसको थोड़ा हमको डिटेल देखना होगा। और उसके बाद फ्रैक्चर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।